मिनिस्टर साहब ने कहा कि शायद हम वाइट लिस्ट पे आ जाएंगे। सून का लफ्ज़ किया जा सकता, हाउ सून नहीं, लेकिन एहतशाम साहब देयर इज नो सच थिंग एज वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं। अच्छा, FATF की सिर्फ दो लिस्टें हैं, एक ब्लैक है, ग्रे है और ब्लैक है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने के हवाले से इंतहाई अहम इजलास फेटअप का इजलास होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, इसने पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं इन्हें नाकाफ़ी करार दिया है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि फरवरी तक के ये इक़दामात नाकाफ़ी हैं, तो पाकिस्तान को कोई फिक्र करने की ज़रूरत है? मेरे लिए तो उसके बाद तो कानून साज़ी ज़्यादा में बेहतर बताएंगे। जो इनहांस्ड इन्होंने अपने फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया है ना, मेरा ख्याल है ये कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरा भी डॉक्टर साहब देखें, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है ये एफिलिएट है FATF का। उन्होंने बयान दे के बिल्कुल ही अभी तो आप और फिर दूसरा ये कि आप फरवरी के इक़दामात जो 8 महीने के पुराने इक़दामात हैं ना, उससे पहले के, उसकी बुनियाद पे आपने फैसला कर दिया। फरवरी के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए हैं, लेजिस्लेशन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, जिस तरीके से सारा मामला हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल ही नहीं। अब देखें ना, इसके जो 5-6 मेंबर हैं वो कहा जाता है उसमें न्यूजीलैंड, उसमें जर्मनी, उसमें चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि जी पाकिस्तान को तंग किया जाए, जबकि पहली मीटिंग में कहा गया था कि जी 44 में से 27 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने अब अमल किया उस पर। अब लग रहा था कि ये मीटिंग जो है ना, कम से कम ग्रे लिस्ट से निकलने का टाइम आ गया। अब तो ये नया एक बहस छेड़ दिया कि जी अब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा, एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जी आप उसी लिस्ट में रहेंगे? अब क्या हो गया? देखिए, हमारे मेजर नाकाफ़ी थे। 2018 जून में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया। हम 2 साल सोए रहे क्या? जैसे ही उसका सेशन का ऐलान किया जाता है कि वो अक्टूबर में सेशन होने वाला है, लेजिस्लेशन के लिए गए, उस वक्त आप कानून साजी शुरू कर देते हैं। आपने 2 साल, आपको 27 एक्शन प्लान। देखिए, ये बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं, इनके कानून और कायदो कानून जो हैं ये बड़े साफ़ व शफाफ लिखे होते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि जी ये 27 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, इसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। कई साल भर गुजर गया, मैं सुन रहा हूँ कि वो 14 के ऊपर अमल दरामद हो गया, वो 13 बाकी रह गए। पार्शली कहते हैं अमल दरामद हुआ, वो 13 के ऊपर भी कुछ अमल दरामद। माजरत के साथ ये इंटरनेशनल अदारे सियासत नहीं करते। हिंदुस्तान के देखें 44 बैंकों ने $1 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस पर कोई नाम नहीं लेता, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। हिंदुस्तान में अब देखें जिस तरीके से आ रहा है टेरर फाइनेंसिंग और ऑपरेट जिस तरह कर रहे हैं NDS के साथ मिलकर, रॉ दहशत गर्दी सारी दुनिया में फैलाना, उनका सेंट्रल एशिया के साथ फॉरेन ऑफिस नोटिस नहीं लेता ये अदारा। ये आपकी तनकीद वाजिब है, ये लेना चाहिए, लेकिन ये हमारा दिफा नहीं बनता। ठीक, पाकिस्तान का दिफा ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के ऊपर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने अपना दिफा खुद से करना। देखिए, FATF वाले आपको 3 मेजर्स हैं। पहले देखते हैं कि कानून साजी आप कर रहे हैं। कानून साजी तकरीबन हमने बहुत सारी कर डाली। फिर दूसरे लेवल पे आके वो देखता है कि क्या आपके पास इदारती काबिलियत है, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी की, जो आपने कानून साजी की है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। और फिर इन दोनों का नतीजा कन्विक्शन रेट, ये 2 जो बाकी वाले मराहिल हैं इसमें हम बहुत कमज़ोर हैं। वो कहते हैं 10% भी कम है कन्विक्शन 5-6% से फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर जाती ही नहीं है पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि 90-95% लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आपके लॉ के लकूना से फ़ायदा उठा के, लॉ के लकूना से फ़ायदा उठा के। और बाकी अब देखिए, फ्यूचर में हमारे वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि शायद हम वाइट लिस्ट पे आ जाएंगे। सून का लफ्ज़ किया जा सकता, हाउ सून नहीं, लेकिन एहतशाम साहब देयर इज नो सच थिंग एज वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं। अच्छा, FATF की सिर्फ 2 लिस्टें हैं, एक ब्लैक है, ग्रे है और ब्लैक है। तो ये ब्लैक, बाय द वे, ब्लैक में एक दफ़ा जा चुके हैं, वहाँ से दोबारा निकले हैं, आपको याद होगा, इसहाक डार के ज़माने में हुआ है। अच्छा, मुझे याद था कि हम ग्रे में गए थे और ब्लैक में गए, ब्लैक से फिर आए हो। अच्छा, ब्लैक अब बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। मेरा ज़ाती तजिया ये है कि जब तक 3 ममालिक जो है ना, मलेशिया, चाइना वीटो ना और इसके साथ तुर्की, ये अगर हमारा साथ दें तो हम ब्लैक लिस्ट से बच जाएंगे। लेकिन ग्रे लिस्ट 3 वोट चाहिए जी। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें तकरीबन 39 मेंबर्स हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक भी एक मेंबर है। हमें 12 ममालिक, 12 मेंबर्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मेरा ख्याल है ब्लैक लिस्ट से हम बच जाएंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, वो तो फिर इफेक्ट करेगी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी, बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स को भी, हमारे बाहर के ममालिक से इंटरनेशनल अदारों के साथ बिजनेस करने को भी, क्योंकि ये तलवार तो लटकती रहेगी। और ऊपर से IMF देखें वो क्या हाथ कर रहा है, वो स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, वो भी
$6 बिलियन का 2 किस्तों के बाद वो भी नहीं पैसे दे रहे, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है। वो कहते हैं जी IMF जो आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट कर रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट कैश आपको देता है, वो भी सामने नहीं आ रहे। वो भी कहते हैं आपने रिफॉर्म नहीं की, एनर्जी सेक्टर वैसे ही पड़ा हुआ है, 2100 रुपये का आपका गर्दिशी कर्जा, रेवेन्यू आप बढ़ा नहीं पाए 3.9 ट्रिलियन का। वो कहते हैं कभी भी आप नहीं फिगर अचीव करेंगे, 3.6 ट्रिलियन से ज़्यादा आपका रेवेन्यू नहीं होगा। वो ये भी मिसालें दे रहे हैं। देखिए, जो शराइत FATF ने हम पे लागू की हैं वो हमारे अपने फ़ायदे में है, उसके ऊपर अमल दरामद करना हमारे अपने फ़ायदे में है। अब ये है कि हमारे जैसे मुल्क में ज़रा मुश्किलात हैं। ऐसा माजे के साथ कितनी दहशत गर्दन तंजीमें, आप देखें 200 से ज़्यादा पे पाबंदी लगी है। हाफिज सईद टाइप के बंदे आज भी जेलों में अंदर पड़े हुए हैं, जो सबसे बड़ा ख़तरा होता था। अब तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया था कि उसे निकाला जाए। गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकते हैं, एक जिसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से, मेरा ख्याल है हमने खासा काम कर दिखाया। बिल्कुल प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अब आप अगर न्यूमेरिकल्स में आ जाएं, 50 और 75 के दरमियान अगर आपको पॉइंट्स मिलें तो आप ग्रे लिस्ट में रहते हैं, 50 से नीचे चले जाएं तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। लास्ट टाइम जब हमारी उन्होंने एवेल्यूएशन की थी तो हम 51 पे आ रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का, अमेरिका का ये भी है अपनी जगह, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने खुद जवाब भी दे रहे हैं उनको। बात पूरी कर दें तो फिर वो जितनी मर्जी हमारे ऊपर तनकीद कर लें। तो मुझे इस चीज़ का आई थिंक विल बी ऑन ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में चले जाएं तो फिर तो बहुत ही ख़राबी हो सकती है। ब्लैक लिस्ट में हम प्रॉब्ली नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही बुनियादी इससे सबसे जुड़ा हुआ मामला जो है मईशत और सियासत का जो गहरा ताल्लुक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी। जी बिल्कुल सही है। मैं IMF की अभी एक स्टडी पढ़ रहा था। उन्होंने एक 170 ममालिक की सन 1960 से 2004 तक की स्टडी की है कि जिन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वो तरक्की नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान इज़ अ क्लासिक केस। आप सोचिए कि हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमती जमात मुस्तकिल जंग, वो परमानेंट स्टेट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, परपेचुअल अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल है जी। तो आपकी फिर मईशत कैसे आगे बढ़ेगी? अब देखिए, मेरी दरख्वास्त ये है कि वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन को ये करप्ट, सारी अपोजिशन को करप्ट कहना बंद कर दें। और मेरी दरख्वास्त ये है कि जो अपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्टेड कहना बंद कर दें। दोनों तरफ देखिए, इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो। अगर पाकिस्तान के फ़ायदे में आपने काम करना है, देखिए अभी जिस सिमत में अपोजिशन जा रही है इसमें आम गरीब आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब प्राइवेटली कि हम तो वी विल नॉट बी द लूजर्स। वो कहते हैं अगर ये नाकाम भी होती है तहरीक हमारी जिसमें हम बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, नुकसान तो हुकूमत का होगा, हमने इनको टोस पे रखा हुआ है, काम कर नहीं रहे, और महंगाई की जो ऊपर से हमें मिल गई है, आम आदमी पूरी कोशिश की 2 सालों में, अपने वर्कर तो नहीं इनको बाहर आते, आम आदमी को जिस तरीके से वो सड़कों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में, सियासी दरजा हरारत नीचे नहीं आएगा, ये तसादुम से निकलना पड़ेगा। अच्छा, अब आप मईशत और सियासत को इसके साथ आप कौमी सलामती को भी जोड़ लें। मईशत और सियासत जुड़ी हुई है और मईशत और कौमी सलामती जुड़ी हुई है। तो जब तक आप ये सियासी रिकन्सिलिएशन, इस तरह काम नहीं चलता कि ऑपोजिशन उनको गालियां निकाले और हुकूमती जमात बैठी ऑपोजिशन को गालियां निकालता रहे। ठीक है, देयर हैज टू बी किसी किस्म की। ठीक है, फारूक साहब ये कह रहे हैं कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तभी मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा।